नमस्कार साथियों, साहित्यविद केपीएस पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 35वां भाग। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक और बिलख बिलख नहीं रोया, वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्यौछावर है। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खिखे हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए हुए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर रोई वह कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विहल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, या उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद यह सुख संवाद मिला। इतने दिनों बाद वह छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों न अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी न कर पाती। पर उनका हिया कितना कठोर है। 6 महीने से वहाँ बैठे हैं, एक पत्र भी न लिखा, खबर तक न ली। आखिर यही न समझ लिया होगा कि बहुत होगा, रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने भी परवाह ही कब की है। 10-20 रुपये तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है। वह प्रेम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपये की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता न था, जालपा सारा इल्ज़ाम अपने सिर रखती थी। पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहाँ क्या समझकर बैठे हैं, इसलिए तो कि वह स्वाधीन हैं, आज़ाद हैं, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कही सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह न देखते। वहीं खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कराकर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप हैं रमेश बाबू? बाबूजी, मैं तो मरकर जिया हूँ, बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा न थी, कोई आगे न कोई पीछे। दोनों लोंडे आवारा हैं। मैं मरूं या जीऊं, उनसे मतलब ही क्या है। उनकी माँ को मेरी सूरत देखने पर डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह न होती तो अब तक चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए हैं और मुझे खबर तक नहीं हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया, छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी, छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपये किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं वह बिना फीस लिए बात ही नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी। मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। यह तो डॉक्टरों का हाल है। देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट लिए कदम नहीं उठाएंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई है, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो फिर क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोक कर कहा, होगा क्या, मैं घर बैठ रहूँगा। साहब पूछेंगे तो कह दूंगा मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है, महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर रिश्वत न दूंगा। लोंडे गायब हैं, आपके लिए पान तक न लाने वाला कोई नहीं है, क्या करूं। रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए आप परेशान न हो, मैं आज पान खाने नहीं भरपेट मिठाई खाने आया हूँ। जालपा को पुकार कर, बहू जी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तस्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वह खबर सुनाइए। शायद आप जिस खबर को नई नहीं समझ रहे हो वह पुरानी हो गई हो। रमेश, जी कहीं होने रमानाथ का पता चल गया कलकत्ता में है। जालपा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपट कर उठ बैठे। उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में छा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया कलकत्ता में है, कोई खत आया था।
रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी, मैंने कह दिया। उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहूजी? जालपा ने अपनी स्कीम बयान की। प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तक तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ, धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहूजी तुम्हें। वाह, क्या हिकमत निकाली। हम सब के कान काट लिए, किसी को न सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चे को पकड़कर घसीट कर लाए। यह बातचीत हो ही रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपट कर बोली, बहन, कलकत्ता से पत्र आया है, वही हैं। रतन, मेरे सिर की कसम। जालपा, हाँ सच कहती हूँ, खत देखो न। रतन, तो आज ही चली जाओ। जालपा, यही तो मैं सोच रही हूँ, तुम चलोगी? रतन, चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं? बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ शुबा होने लगा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपये से कम न थे, सब न जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाक्रम में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं उधर जाऊँ, इधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के ग्राहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूँ। बंगला बिक जाएगा तो नगद रुपये हाथ आ जाएंगे। मैं न रहूँगी तो शायद ये रुपये मुझे देखने को भी न मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपये का इंतजाम मैं कर दूँगी। जालपा, गोपीनाथ तो शायद न जा सके, दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। रतन, वह मैं कर दूँगी। मैं रोज़ सवेरे आ जाऊँगी और दवा देकर चली जाया करूँगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूँगी। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, और दिन भर उनके पास कौन बैठा रहेगा? रतन, मैं थोड़ी देर बैठ भी जाया करूँगी, मगर तुम आज ही जाओ। बेचारे वहाँ न जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रही न। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा, अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन, जाल पर चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जावे। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी? मुंशी जी को आपत्ति तो थी। उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति न होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी कि कुछ बोल न पड़ सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों खुश न होता। विशंभर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी यह हक तलफी न होती। गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई न कोई चीज़ खुआते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं। इस देवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जाल पर चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर रखकर आशीर्वाद लिया। विशंबर रो रहा था, उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजा मित्र के कार्यालय में जाना, वहाँ से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो हैं ही। जालपा, ठहरूंगी कहाँ? रतन, कई धर्मशाले हैं, नई होटल में ठहर जाना। देखो, रुपये की ज़रूरत पड़े तो मुझे तार दे देना, कोई ना कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो। यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा, होटल वाले बदमाश तो नहीं होंगे? रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत। ठोकर जमा कर तब बात करना। कमर से एक छुरी निकालकर इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब कहीं बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ। इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का कायर, नीच और लपंट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे देखकर ही वह भाग खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो ज़रा भी मत हिचकिचाना। छुरी लेकर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठ जाता था। स्टेशन आ गया। दलियों ने असबाब उतारा।
गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं, हमारी सारी शक्तियाँ उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था, चलता तो मुड्ढे और छाती को देखता रहता। देखने वालों को वह ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर उसकी नज़र में वह कुछ और ही हो गया है। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डील डोल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़कर बोला, किसी ने जरा भी ची चपट की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तो झपकेगी नहीं, मजा ले, नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन, आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर सकुशल लौट आऊं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल और शांति वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाँह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी, दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया, अगर ज़रूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊँगी। जालपा ने सिर हिला दिया, रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी और गाड़ी चल दी। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।